हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे उम्मीद शुरू करते हैं आज का क्लास। हो चुका आगाज राउंड का जीव उगलने की तैयारी। अब की बार सीधा सीधा पेपर के खोपड़ी में छेद करनी है। आइए शुरू करते हैं। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 3 होगा। ये वन शॉट वीडियो होगा, बहुत ही फास्ट रिवीजन होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम वन शॉट में लेकर आए हैं आपको क्लास पेपर में छपने वाले सब के सब प्रश्न, यानी पिछले साल कम से कम 5 साल पुराने जो पेपर हैं उन सबको मैं छाट कर लाया हूं। जो पेपर में आए हुए प्रश्न हैं वो सब के सब पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, उनको मैं लेकर आया हूं। आइए शुरू करते हैं। धातु, धातु कहते किसे हैं? धातु ऐसे पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत गमन करती है, जिसमें आसानी से उष्मा गमन करता है, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, ये सब के सब धातुएं हैं। अधातु कहते किसे हैं? नॉन मेटल कहते किसे हैं? तो ऐसे पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत या उष्मा गमन करती ही नहीं है। आसानी का गमन करती ही नहीं है। जैसे प्लास्टिक ले लिए, प्लास्टिक में कोई उष्मा गमन नहीं करेगी, कोई विद्युत गमन नहीं करेगा, इसे आप अधातु कहेंगे। आइए धातु और अधातुओं की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। आइए धातु और अधातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों की बात करते हैं हम। धातुओं के फिजिकल और अधातुओं के फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल का मतलब होता है जो देखने से सामने से दिखाई दे। जैसे पहला है धात्विक चमक। तो जितनी भी धातुएं हैं उनमें सब के सब धात्विक चमक होता है। जैसे सोना है, चमकता है, ठीक है। जितनी भी धातुएं हैं वह सब के सब धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक उत्पन्न करती है। जबकि अधातुएं किसी भी प्रकार की धात्विक चमक नहीं होती है। दूसरा है विद्युत एवं उष्मीय सुचालकता, यानी सुचालकता मतलब आसानी से विद्युत गमन कर सकते हैं। तो कोई धातु है, कोई लोहा है, उसमें आसानी से विद्युत गमन करता है, यानी विद्युत का चालन मेटल धातुओं में आसानी से होती है। जबकि अधातु में किसी प्रकार का कोई विद्युत का चालन या उष्मा का चालन नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक है, कोई उष्मा प्रवाहित नहीं होती है, कोई विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। जबकि लोहा होता है या सोना होता है या तांबा होता है या आपके घरों में कोई तार लगा होता है, वायर कॉपर का हो या एल्युमिनियम का हो, ठीक है, या मैग्नीशियम का हो, उसमें आसानी से विद्युत चलती है, आसानी से लाइट जलता है। वहीं पर आप प्लास्टिक लगा देंगे, इसका जाएगा? नहीं जाएगा, विद्युत चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो प्लास्टिक में विद्युत नहीं चलेगी, यानी अधातु में विद्युत नहीं चलेगी या उष्मा नहीं चलेगा। तीसरा है आघात वर्धनीयता का गुण। ऐसे धातुएं हैं जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात इनको पीटने पर सीट की तरफ फैलती हुई नजर आती हैं। आप देखे होंगे लोहे की सीटों को पीट पीट कर पतला बनाया जाता है, ठीक है। तो इनको पीटने से आसानी से फैल जाती हैं, यानी आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। जबकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी पीटने से ये फैलती नहीं है। आप प्लास्टिक को पीटेंगे तो वो फैलेगा नहीं, वो टूट जाएगा, ठीक है। मैं एक्सेप्शन की बात कर लूंगा, अपवाद के बाद में बात करता हूं इसके जस्ट आगे। अगला है तन्यता का गुण। धातुओं को आप, ठीक है, खींचकर लंबा तार बनाए जा सकते हैं और लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार आप खींच सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तन्यता का गुण, तन्यता का मतलब इसको खींचकर एक लंबा तार बनाया जा सकता है, उसे हम कहेंगे तन्यता का गुण। तो धातुओं के अंदर होता है, जितने भी तार है, वायर हैं, इनको खींचकर पतली लंबी तार बनाई जाती है धातुओं को। जबकि अधातुओं को खींचकर तार नहीं बनाई जाती है, खींचा नहीं जा सकता है। प्लास्टिक को आप खींचेंगे टूट जाएगा, ठीक है, खत्म, खींचा ही नहीं पाएगा। जबकि धातुओं को आप खींचकर लंबा कर सकते हैं, यानी, और वो भी सबसे ज्यादा अगर तन्यता का गुण है तो वह है सोने के अंदर। Au यानी सोना का सिंबल है। 1 ग्राम सोने से, ठीक है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। जबकि अधातुओं में किसी प्रकार का तन्यता का गुण नहीं होता है, इसमें सब का सब नहीं है। आइए यहाँ पे कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ अधातुएं भी कठोर होती हैं, ठीक है। यह अपवाद में मैं समझ लेता हूं बाद में, अभी अपवाद इसके जस्ट हम दे रहे हैं आपको। तीसरा है धातुओं में भी कठोरता का गुण पाया जाता है। अधातुएं भी कठोर होती हैं, ठीक है, अधातुएं भी कठोर होती हैं। जैसे लोहा है, बहुत कठोर है, ठीक है। प्लास्टिक भी वो भी कठोर होता है हालांकि। अगला देख लेते हैं। तो कठोरता का गुण सब में, दोनों में मिलेगा। जबकि ध्वनि, धातुओं को पीटने से, लोहे को पीटने से घंटी बजती है, लोहे पर नाक टन की आवाज सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देता है। तो ये
ध्वनि उत्पन्न करते हैं कौन? धातुएं। धातुएं ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातुएं किसी प्रकार का कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। आप प्लास्टिक को पीटेंगे, बजेगा, उतना दूर आवाज जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ अपवाद के रूप में हम देख लेते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं अपवाद। आइए एक्सेप्शन देख लेते हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की। पहला पॉइंट है, देखिए मरकरी जो Hg है, कमरे के सामान्य ताप पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सब का सब ठोस अवस्था में। दूसरा पॉइंट है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम धातुएं हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा आपके पास पॉइंट है, ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपके पास वह है सिल्वर और कॉपर उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत आसानी से विद्युत और धारा गमन करती है। जबकि यहाँ पे पीबी यानी लेड और मरकरी उष्मा के कुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं। जबकि गैलियम और सीजियम जो है, उनको जैसे ही आप हथेली पर रखेंगे तो इतना कम गलनांक होता है कि ऑटोमेटिक आपको ठंडा लगेगा और वह उड़ जाएंगे। ठीक है, यानी पिघलने लगेंगे, हथेली पर रखते ही वो पिघलने लगेंगे। जबकि ब्रोमीन एक ऐसा ही अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयोडीन एक चमकीला अधातु है। ये अगला हम शुरू करते हैं, धातु और अधातु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। रासायनिक गुण, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला पॉइंट इसमें धातुओं का वायु में दहन। तो किसी भी धातु को अगर वायु के साथ जलाते हैं तो धातु वायु के साथ जलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। यानी कोई भी धातु है, ये अगर धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलकर क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। लेकिन इसमें एक खास बात है, ये देखना आपको है क्या, जैसे सोडियम और पोटेशियम को अगर आप लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम को अगर आप लेते हैं तो ये सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिविटी होती है, सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप पर होती है, सबसे ऊपर होती है पोटेशियम, फिर सोडियम, यानी पोटेशियम सोडियम सबसे ऊपर होती है। तो इसको जैसे ही आप रखेंगे कहीं पे, अपने आप जल जाएगा। ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ मौजूद है, ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ है, जैसे ही हम पोटेशियम या सोडियम लाकर रखे, जैसे ही निकाल कर रखे, वैसे ही अपने आप आग लग जाएगा और जलना शुरू हो जाएगा। अपने आप आग लगेगा, माचिस बारनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब से ज्यादा हाई रिएक्टिविटी सीरीज की होती है ये दोनों। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में तुरंत जैसे ही दिखेगा ऑक्सीजन की क्रिया करके ये बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड, और सोडियम में ऑक्साइड से तुरंत क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अब ये जो होती है वह क्षारीय प्रकृति की होती है, यानी यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है, जबकि नीले लिटमस पेपर को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये मैं चैप्टर नंबर 2 में मैं पढ़ाया आपको, वन शॉट वीडियो दे हूं, आप ना देखो तो देख सकते हैं वहां से। और इसके अलावा अगर आप मैग्नीशियम को ले लीजिए, तो मैग्नीशियम रिबन को आपको जलाना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को आपको जलाना पड़ेगा। जैसे ही आप आग लगाएंगे तब मैग्नीशियम जलेगा और ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जलकर। दूसरा होता है एक कॉपर। ठीक है, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जलाएंगे तो ये जल्दी जलता नहीं है। ठीक है, जल्दी जलता नहीं है, पहले हीट होगा उसके बाद से जलेगा, पहले हीट होगा उसके बाद से जलेगा और बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आप एल्यूमिनियम को ले सकते हैं, एल्यूमिनियम है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जला रहे हैं तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो इस तरह से ये धातुओं के साथ रिएक्शन होता है वायु का। ठीक है, क्या अपने आप जलता है कौन? धातु से तुरंत, ये धातु जैसे ही आप रखते हैं वायुमंडल में तुरंत आग लग जाती है, अपने आप जलना शुरू होता है, और धातु ऑक्साइड बनाता है, यानी पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो याद रखना है, इनको इसीलिए बचाकर केरोसिन के तेल में रखा जाता है, केरोसिन के
तेल में रखा जाता है तो ये रिएक्शन न करे। बात समझ में आ गई? तो ये रहा आपके पास, ये याद रखिएगा, ये सब के सब कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति की होती हैं, बेसिक नेचर का होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लेकिन नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। आइए अगला है, अगला प्रॉपर्टीज, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करके जल और लवण बनाते हैं, इसे हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही ऑक्साइड के बारे में दिया है। कौन? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जो रिएक्शन ये है, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे अम्ल से भी क्रिया कर रहा है, जल और लवण बना रहा है। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षार से भी क्रिया कर रहा है और जल और लवण बना रहा है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को ध्यान से देखना आपको है, ठीक है। ये सोडियम एल्युमिनियम, ठीक है, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये सोडियम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। इसको आपको ध्यान से देखना है। अगला हमारे पास है जिंक जल से अभिक्रिया। अगला है धातु की जल से अभिक्रिया। तो जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास सक्रियता श्रेणी है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज ये है, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, यानी सबसे ताकतवर ये, उससे कमजोरी, इससे कमजोरी, इससे कमजोरी, इससे कमजोर, सबसे ज्यादा रिएक्शन ये करता है, उससे कम ये, 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 उससे कम, उससे कम। ये लास्ट के जो है ये जल से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये जल से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी के ऊपर जो 4 हैं वह जल से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। और ये 3 तो हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं, ये 3 तो ऑक्साइड बनाते हैं और ये 4 तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब ये 3 के तीनों ठंडे जल से रिएक्शन करते हैं। ये मैग्नीशियम गर्म जल से रिएक्शन करता है, जबकि एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये भाप से रिएक्शन करता है, ठीक है। आइए इसमें भी जो मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये पानी पर तैरते रहते हैं, ठीक है, पानी में तैरते रहते हैं। आइए देखते हैं, पहले इनसे रिएक्शन हम कराएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम अगर जल से रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम किससे रिएक्शन कर रहा है? जल से रिएक्शन कर रहा है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल के क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस हमेशा बाहर निकलेगा और बचेगा क्या? यहां पर ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा यहां से, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी KOH बनाएगा, ठीक है। बैलेंस आप कर लेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सोडियम से अगर रिएक्शन कराए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर सोडियम से हम जल से रिएक्शन कराएंगे तो यह बनाएगा हाइड्रोजन गैस, यहां से बाहर निकलेगा और यहां बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यदि हम इसे कैल्शियम से रिएक्शन कराएं, जल के साथ कैल्शियम से रिएक्शन कराएं तो यह बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहां से भी बाहर निकलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम से भी अभी क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम से अगर जल से क्रिया कराएंगे यहाँ पे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा और सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है, बबल बनकर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है और बनेगा यहाँ पे क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये चारों को चारों रिएक्शन करते हैं जल से तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जबकि यहाँ एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये तीनों रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। याद रखना है ये तीनों के तीनों किससे? ठंडे जल से रिएक्शन करते हैं। ये जल गर्म जल से रिएक्शन करता है, ठीक है, गर्म जल से। ज्यादा अभिक्रियाशील है तो ठंडे जल से रिएक्शन, उससे कम अभिक्रियाशील है गर्म जल से रिएक्शन, और ये बहुत कम क्रियाशील है इनसे तो ये भाप से रिएक्शन करता है, ठीक है, स्टीम से रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तीनों ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम,
एल्युमिनियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बबल बनकर बाहर निकल जाएगी। अगर जिंक, ठीक है, अगर Zn जल से क्रिया करेगा, अरे मैं क्या, जल से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो ये बनाएगा आपके पास जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बबल बनकर बाहर निकलेगा। आयरन, अगर आयरन से रिएक्शन आप कराएं जल के साथ, ठीक है, जल के साथ अगर आयरन का रिएक्शन कराएं आप, ठीक है, जल के साथ आयरन का रिएक्शन कराएं तो ये बनेगा आपके पास आयरन ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो इन सब से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है शुरू के ऊपर के टॉप लेवल के तीन, टॉप पे तीन, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ठंडे जल से रिएक्शन करते हैं। बीच का मैग्नीशियम गर्म जल से रिएक्शन करता है। तीन एल्युमिनियम, जिंक और आयरन भाप से, स्टीम से रिएक्शन करता है। ये सब के सब जल से रिएक्शन करते हैं, जबकि ये जल से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, याद रहेगा। और इसमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया करेगा तो तैरेगा, जल पर तैरेगा, ठीक है, फ्लोट, तैरता रहता है। और इसमें भी ऊपर के चार, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जब भी अभिक्रिया करेगा जल से तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जबकि एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जब भी क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। कंफर्म, याद रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। आपको चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ाया है धातु को अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है। कोई भी धातु हम लेते हैं इसमें से, लेकिन याद रखिए जब भी अम्लों से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। हाइड्रोजन गैस बाहर तभी निकलेगा जब वो हाइड्रोजन से ऊपर होगा। हाइड्रोजन से नीचे वाला कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। आइए देखते हैं, ये कोई धातु हमारे पास है, ठीक है, धातु ले लेते हैं पोटेशियम, और कोई अम्ल ले लेते हैं HCl, और इससे रिएक्शन कराते हैं। तो जब भी पोटेशियम से जैसी रिएक्शन करेगा तो ये बना हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और KCl बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा ये, ठीक है। दूसरा क्या ले सकते हैं आप, मान लीजिए सोडियम है, HCl से क्रिया करा रहे हैं, सोडियम से क्रिया करा रहे हैं तो HCl से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और बचे NaCl, क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। अगर आप कैल्शियम से क्रिया करा रहे हैं मान लीजिए HCl को, तो कैल्शियम से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। आप मान लीजिए आयरन से क्रिया करा रहे हैं, ठीक है, आयरन से क्रिया करा रहे हैं HCl से, तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। लेकिन क्या आप कॉपर से क्रिया करा सकेंगे, क्या आप कॉपर से अगर क्रिया कराएंगे HCl से तो क्या ये कॉपर क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, याद है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अधिक क्रियाशील का कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके स्वयं वहां पे स्थापित हो जाती है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिक ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को धक्का मारकर बाहर कर देता है और वहीं बैठ जाता है, कहता है ये मेरा है, कब्जा कर लेता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बहुत गड़बड़ काम है ये। आइए, यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके स्वयं स्थापित हो जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कॉपर, ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट से मैं अगर सोडियम से रिएक्शन करा दूं तो सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो सोडियम तुरंत कॉपर को हटा देगा, यहाँ से कॉपर को यहाँ से हटा देगा और कॉपर को यहाँ से हटा देगा और तुरंत यहाँ बैठ जाएगा आकर और बनाएगा सोडियम सल्फेट। क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा। बात समझ में आ रही है। एक और इंजेक्शन, मान लीजिए कॉपर है, कॉपर सल्फेट है आपके पास, और ऊपर बैठा हुआ है जिंक, ऊपर बैठा हुआ है जिंक। जिंक से अगर रिएक्शन कराएंगे तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर को हटा देगा, यहाँ से बैठ जाएगा। यानी जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो कॉपर को जिंक हटा देगा, बैठ जाएगा और बनाएगा यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर देगा। यानी कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर अधिक क्रियाशील तत्व जितने भी हैं, ऊपर के जितने भी हैं, नीचे को हटाकर, ठीक है, स्वयं वहां पर स्थापित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जिंक सल्फेट है,
मान लीजिए जिंक सल्फेट है, और जिंक से ऊपर बैठा हुआ है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी आएगा। मान लीजिए आपने रिएक्शन करा दिया कैल्शियम से, तो कैल्शियम क्या करेगा, ऊपर बैठा हुआ है, जिंक को हटा देगा और बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, जिंक को बाहर कर देगा। ठीक है, ऊपर का कोई बैठा हुआ आदमी नीचे आदमी को हटाकर तुरंत वहां पर स्थापित हो जाता है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल, मान लीजिए एल्युमिनियम है आपके पास, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट आपके पास है, एल्युमिनियम सल्फेट आपके पास है, सिंपल एल्युमिनियम सल्फेट है। अगर एल्युमिनियम सल्फेट है और सोडियम से रिएक्शन कर रहा है या पोटेशियम से रिएक्शन कर रहा है, मान लीजिए हमने पोटेशियम से रिएक्शन करा दिया, तो पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है, तुरंत हटाएगा और बनाएगा यहाँ पे क्या, पोटेशियम सल्फेट, और एल्युमिनियम को कर देगा बाहर। बात समझ में आ गई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वह कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर स्वयं वहां पर स्थापित हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिक मजबूत आदमी कमजोर आदमी को हटाकर स्वयं वहां पर स्थापित हो जाता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करते हैं, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। ये सवाल आपके पास 2024 में पूछा हुआ है। ठंडे जल से अभिक्रिया, याद कीजिए सक्रियता श्रेणी में अभी हमने पढ़ाया है, तांबा है, सोना है, पोटेशियम है और आपके पास एल्युमिनियम है। तो यह क्या, पोटेशियम ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, टॉप ऊपर लेवल का। निम्न में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो कौन सा इसमें है, सोडियम। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के सामान्यता पर द्रव अवस्था में रहती है, तो अधातु पूछा है तो कौन सा होगा, ब्रोमीन, और धातु पूछता तो मरकरी, Hg। कैल्शियम और जल की अभिक्रियाशीलता के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, भाई कैल्शियम और जल से अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होगा। क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम और जल के साथ अभिक्रिया अगर आप कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अगला है, अधातु किस प्रकार विद्युत के चालक नहीं होते हैं, क्योंकि अधातु जैसे लकड़ी है, ईंटा है, प्लास्टिक है, सब अधातु है। ये प्लास्टिक है, इसमें विद्युत का चालन होगा ही नहीं, क्योंकि अधातुओं के अंदर आप लिखेंगे कि अधातु किस प्रकार विद्युत के चालन नहीं करते हैं, तो आप लिखेंगे कि अधातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए अधातुएं विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। क्या, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मेन पॉइंट क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, ये है इसका की पॉइंट। अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी इसलिए विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। आइए शुरू करते हैं धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। ठीक है, एक धातु लेते हैं हम सोडियम सिंपल, और एक अधातु ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जबकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ये धातु है, ये अधातु है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो लिखेंगे 2 पहले, फिर 8 और फिर 1 आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8 और 7 आएगा। ठीक है, ये आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बनाते हैं। कौन सा बल बनता है इनके बीच, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बनता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, तो यहाँ पे सोडियम ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोरीन है। ठीक है, ये एक इस पर अधिक है, यानी इस पर 1 अधिक है, मैं ऐसे डॉट से दिखाता हूं, और इस पर बाहरी कोश में कितने हैं, 3, 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यानी आप जब अगला, ठीक है, इम्प्लाइड रेट में देखेंगे तो यहाँ पे ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये है, ये ट्रांसफर हो गया कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा और ये बनेगा आपके पास Na, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे Cl, ठीक है,
माइनस 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, इसे हम कहते हैं, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ठीक है, भौतिक प्रकृति। ये धन और ऋण आयनों से बने होते हैं। ये अंतराणविक आकर्षण बल से बने होते हैं। ठीक है, मजबूत आकर्षण बल से बने होते हैं, क्योंकि धन और ऋण आयनों से बने होते हैं। अगर इन पर बल लगाएं आप तो ये टूट जाते हैं, क्योंकि ये भंगुर होते हैं। आइए दूसरा पॉइंट है आपके पास, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा, गलनांक और क्वथनांक। इनका गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है, क्योंकि ये आयनिक यौगिक होते हैं, तो इनका गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है। ये प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से बने होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, घुलनशीलता। ये जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन किरोसिन, पेट्रोल वगैरह में अघुलनशील होते हैं। इनकी विद्युत चालकता क्या होती है? विद्युत इनकी चालकता कब होती है? जब ये गलित अवस्था में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो इनके आयन चलते रहते हैं। जैसे NaCl है आपके पास, NaCl है, तो NaCl जब नमक है, ये नमक फॉर्म में है, यानी डब्बे में रखा हुआ है नमक NaCl, तो इसमें कोई विद्युत धारा नहीं चलती है। लेकिन जैसे इनको किसी में आप घोल दें पानी के अंदर ये NaCl को क्या कर दें? घोल दें, यानी ये जलीय अवस्था में आ जाए, ठीक है, या हम कह सकते हैं गलित अवस्था में आ जाए, गलित अवस्था में आ जाए। उस कंडीशन में इसमें आयन मुक्त हो जाएंगे। आयन क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। और जब आयन मुक्त हो जाएंगे तो विद्युत धारा आसानी से चलेगी। तो ये इस विद्युत के चालक होते हैं, तब होते हैं जब ये गलित अवस्था में होते हैं या जलीय विलयन में होते हैं। अगर ठोस अवस्था में होंगे तो इनके अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ये कंफर्म। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला है धातुओं की प्राप्ति। पहला पॉइंट इसमें खनिज है। ठीक है, तो खनिज किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली जितनी भी आपको तत्व और यौगिक मिलते हैं, सब के सब खनिज कहलाते हैं। क्या? प्रकृति में जितने भी तत्व हैं या यौगिक हैं, जितने भी तत्व या यौगिक हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। जितने भी तत्व यौगिक हैं सब खनिज कहलाते हैं। अब इन तत्वों, ठीक है, यौगिकों से आसानी से कम खर्च में अगर कोई धातु की प्राप्ति आप कर लेते हैं तो उसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, और धातु की जब प्राप्ति करते हैं तो अयस्कों का जब निष्कर्षण करते हैं, ठीक है, तो जो कचरा बनता है ना, जो कचरा, उसको हम गैंग कहते हैं। जो कचरा होता है उसे हम गैंग के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई है? तो खनिज, तत्व या यौगिक जो भी प्रकृति रूप में पाए जाते हैं, सबके सब खनिज है। और इन खनिजों से आसानी से कम खर्चे में हम अगर धातुओं को प्राप्ति करते हैं तो अयस्क कहेंगे, और जो भी कचरा होता है उसे हम गैंग कहते हैं। तो यहां से पहला स्टेटमेंट, सभी खनिज अयस्क हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, याद रखना। दूसरा स्टेटमेंट, सभी अयस्क खनिज है, ये स्टेटमेंट सही है। सभी अयस्क खनिज है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सभी अयस्क खनिज है, यही सही है। सभी खनिज अयस्क कहते कहीं, ये गलत है। आइए अगला हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं अयस्क। ठीक है, फिर अयस्कों का सांद्रण कैसे होता है। अब इनका सांद्रण 3 तरह का होता है। ठीक है, एक तो सक्रियता श्रेणी से ऊपर जितने हैं, फिर सक्रियता श्रेणी के जो बीच में है, फिर सक्रियता श्रेणी से जो नीचे है। इन धातुओं का अलग अलग निष्कर्षण होता है। आइए समझते हैं अयस्क का सांद्रण कैसे होता है। तो 3 तरीके से। सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील वाली जो धातुएं हैं वह कभी भी स्वतंत्र नहीं रहती हैं, कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रहती हैं, हमेशा किसी न किसी से अभिक्रिया की रहती हैं, क्योंकि ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो ये ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए किसी न किसी से ये हमेशा क्रिया करके अपना रिएक्शन करके यौगिक के रूप में रहती हैं, मुक्त अवस्था में नहीं रहती हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती हैं, हमेशा ये किसी न किसी से साथ कॉम्बिनेशन बनाए रखती हैं। अब इनका जैसे आप गलित धातु का विद्युत अपघटन कराते हैं तो शुद्ध धातु में मिल जाता है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं होता है। सबसे ज्यादा इसमें काम करना होता है, और इनको देखते हैं।
बीच वाली धातुएं जो है इनका निष्कर्षण कैसे होता है? इन धातुओं का निष्कर्षण सबसे पहले जो कार्बोनेट अयस्क और एक सल्फाइड अयस्क होता है। जो कार्बोनेट अयस्क होता है उसका निस्तापन होगा, जो सल्फाइड अयस्क होगा उसका भर्जन होगा। किनका? ये बीच वाली धातुओं की सिर्फ बात हो रही है। और जब इनका निस्तापन हो जाएगा, इनका भर्जन हो जाएगा, तो फिर इनका धातु का ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद से धातु में अपचयन होगा, फिर उसका शोधन होगा। यहाँ पे अभी हम समझते हैं सबको अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का सबसे पहले ये सल्फाइड इनके जो होते हैं सल्फाइड या ऑक्साइड में होते हैं, तो इनका भर्जन होगा, इनका धातु मिल जाएगा, उसका परिष्करण हो जाएगा। तो ये सिंपल कहानी है इनकी है। आपको सवाल कहां से देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा यहां से देखने को मिलेगा आपको सवाल, ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल आप मध्यम अभिक्रियाशीलता तत्वों को, धातुओं को देखने को मिलेगा यहां से आपके पास। तो आइए सबसे पहले इसको हम रफ करते हैं, ठीक है, और एक एक को समझते हैं। तो ये देखिए सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का सबसे पहले हम निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे धातुएं हैं, ठीक है, इनका हम लोग निष्कर्षण अगर करेंगे, ठीक है, यहां से निष्कर्षण नीचे करेंगे तो एनसीईआरटी में दो चीजों का निष्कर्षण इसमें दिया हुआ है, एक सिनेबार है मरकरी का और एक कॉपर का, ठीक है। तो इनका सिंपल चीज, अगर सिनेबार जो है वह कॉपर जो है वह कॉपर सल्फाइड के रूप में रहता है, कॉपर सल्फेट्स के साथ जुड़ा रहता है, मैं लिख रखा था सल्फाइड के रूप में रहता है। इनको जैसे ही आप गर्म करते हैं, सिर्फ आप गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और थोड़ा और अधिक गर्म कर दें और गर्म कर दें तो ये आपके पास पारद यानी मरकरी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इनको ये सल्फाइड के रूप में अपने हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में है। इनको आप गर्म करते हैं, जैसे ही आप इनको गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। इसको और गर्म कर दिया जाए तो मरकरी प्राप्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट, कॉपर सल्फाइड के रूप में है ये, ठीक है, सल्फाइड के रूप में मिलता है, याद रखिएगा सल्फाइड मानी सल्फेट इसके साथ जुड़ा रहेगा, सल्फाइड के रूप में रहता है। इसको आप गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। फिर वापस कॉपर सल्फेट, ठीक है, और के साथ कॉपर ऑक्साइड को आप गर्म करते हैं, जैसे ही गर्म करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। और ये इस तरह से आपको कॉपर धातु यहाँ पे मिल जाएगी और इस तरह से यहाँ पे मरकरी मिल जाएगी। कॉपर सॉलिड के रूप में मिलेगा, मरकरी लिक्विड के रूप में मिलता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी से कि बीच वाली जो धातुएं हैं इनका निष्कर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तरफ भर्जन होगा, दूसरी तरफ निस्तापन होता है। आइए देखते हैं, देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। आपको साइड में लिखे थे, हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं समझने के लिए कि मध्य में जो धातु है उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। अगर कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन होगा, सल्फाइड अयस्क हो तो भर्जन होगा, यानी अयस्क जुड़ा है, सल्फर जुड़ा है, अगर सल्फर जुड़ा हो तो भर्जन होगा यहाँ पे, और यदि कार्बोनेट जुड़ा हो तो निस्तापन होगा, ठीक है। आइए एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। जिंक सल्फाइड है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड है तो इसका क्या होगा? भर्जन होगा। भर्जन कैसे होगा? जब इसको आप गर्म करेंगे, नहीं तापन देंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। अगर ये कार्बोनेट रहता तो कार्बोनेट को आप जैसे ही गर्म करेंगे तो भी ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाता, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और यहाँ पे जैसे इसको आप गर्म करेंगे तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे सल्फाइड जुड़ा है। गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ पे कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो ये दोनों में क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब इन ऑक्साइडों को जैसे ही आप गर्म करेंगे कार्बन के साथ, जैसे ही आप गर्म करेंगे कार्बन के साथ इन ऑक्साइडों को, इस ऑक्साइड को लेकर या इस ऑक्साइड को लेकर आप कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो आपको जिंक अलग मिल जाएगा जो सॉलिड के रूप में, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगा बाहर। बात समझ में आ रही है? ये सिंपल कहानी है। किसी भी सक्रियता श्रेणी के जो भी मध्य में धातुएं हैं, आयरन ले लीजिए, लेड लीजिए, ठीक है, आयरन ले लीजिए, लेड लीजिए, कोई भी बीच में धातु है ले लीजिए आप बीच को उठाकर, जो कम क्रियाशील हैं, ठीक है, बीच की धातुएं, उनका अगर सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन होगा, और भर्जन होगा तो यहां से उस अयस्क से ऑक्साइड मिलेगा और उस ऑक्साइड को
कार्बन से क्रिया कराएंगे तो आप वह धातु मिलेगी। अगर वह कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, तो उसका जैसे ही आप गर्म करेंगे तो ठीक है ऑक्साइड मिलेगा, और उसका कार्बन के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, गर्म करेंगे तो वह धातु मिलेगी। ठीक है, सिंपल कहानी, सिंपल। ठीक है, जब सल्फाइड रहेगा तो वर्जन होगा, जब कार्बोनेट रहेगा तो निस्तापन होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग अगला संक्षारण के बारे में। लास्ट पॉइंट ये संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? बेसिकली नमी। ठीक है, क्या होता है? या तो नमी हो या आपके पास जल हो। अगर जल, ठीक है, या नमी, ये किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। ठीक है, वायु की उपस्थिति में अगर क्या हो? नमी हो और जल हो, तो धातुएं जो होती है वह धीरे धीरे क्षरण होती हैं, धीरे धीरे उस पर एक पतली लेयर जम जाती है, और धातु पर जैसे जैसे पतली लेयर जम जाएगी उससे तो उस धातु का क्षरण होना शुरू हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। पहले चैप्टर में भी हम पढ़ाए थे आपको। अब इनसे बचाव के लिए हमारे पास क्या उपाय होता है? ठीक है, इनसे बचाव के लिए हम एसिड लेपन करते हैं, यानी गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिनकी परत चढ़ाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, तमाम प्रक्रियाएं करते हैं। ठीक है, जिससे हमारी धातु जो रहे वह सुरक्षित रहे, यानी उस पर जंग न लगे। ठीक है, तो जंग से बचाने के लिए हम ये सब काम करते हैं। अब लास्ट एक पॉइंट होती है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं आइए देख लेते हैं मिश्र धातुओं को। किताब में 3 पॉइंट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है तीनों, एनसीईआरटी में जो दे रखा है। पीतल कैसे बना है? पिताजी से। कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक, देखिए पिताजी, पिताजी। ठीक है, पीतल बनेगा किससे? तांबा और जिंक से। ठीक है, पिताजी, याद रहेगा, पिताजी का जरूर याद रहेगा। कौन सा किससे बना है? कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन से। सोल्डर किससे बना है? लेड और टिन से। लेड और टिन से। एनसीईआरटी में 3 पॉइंट है, तीनों को याद रखना आपको है। ठीक है, लास्ट एक और पॉइंट, अगर किसी के साथ, ये क्या है? मरकरी। ठीक है, पारद। पारद अगर किसी भी धातु के साथ जुड़ता है, किसी भी धातु के साथ जुड़ता है, तो जो भी मिश्र धातु बनेगा उसे हम कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अमलगम कहते हैं। अगर पारद यानी मिश्र धातु बन रहा है किसी धातु के साथ करके, क्रिया करके, तो उसे हम कहेंगे अमलगम। ठीक है, बीच में एक पॉइंट छूटा हुआ है, कार्बन के अपरूपक। ठीक है, तो कार्बन के अपरूपक कितने होते हैं देख लेते हैं हम लोग। कार्बन के अपरूपक, ठीक है, कार्बन के 3 अपरूपक होते हैं। कार्बन के 3 अपरूपक होते हैं। नंबर 1 होता है आपके पास ग्रेफाइट, नंबर 2 होता है आपके पास, ठीक है, डायमंड यानी हीरा कहते हैं जिसको, और नंबर 3 होता है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन 3 होता है। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है, याद रखना आपको है, जो पेंसिल के लेड में लगाई जाती है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा जो क्या है? अधातु है। ठीक है, फ्लोरीन 60 कार्बनों का एक मिक्सचर होता है। तो इन तीनों को आपको भी याद रखना है। ये किसका अपरूपक है? कार्बन के अपरूपक है। कार्बन कैसा है? अधातु है। लेकिन इसमें ग्रेफाइट जो है इसके अपरूपक है, इसमें विद्युत का चालन होता है, और जबकि हीरा में किसी प्रकार का कोई विद्युत का चालन नहीं होता है, यानी विद्युत का ही सुचालक है, ये विद्युत का कुचालक है। बात समझ में आ गई? आइए कुछ सवालों को लेते हैं। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाता है? तो वह बनाता है अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अधातु ऑक्सीजन के साथ यौगिक करके अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। कौन सी धातु पानी के साथ अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करता है? तो वह है सोडियम। सोडियम जो होता है वह पानी के साथ क्रिया करके बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तीव्र के साथ क्रिया करता है। तो बस आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।